क्या कभी सोचा है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलती किससे हैं? पैसा से, मशीन से या लोगों से? अगर गलत बंदा हायर हो गया तो पूरी कंपनी हिल सकती है। वेलकम टू अनुज क्लासेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर स्टाफिंग को शॉर्ट और सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सिर्फ मनी या मशीन्स नहीं, बल्कि पीपल, मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, हायर करना, ट्रेन करना और मैनेज करना ही स्टाफिंग कहलाता है। इसका मेन गोल है राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करना। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट काफी डायनामिक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केट डिमांड्स बदल रही हैं और ऑर्गेनाइजेशंस का साइज भी ग्रो कर रहा है। इसलिए कंपनीज को पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें कितने और किस टाइप के एम्प्लॉइज चाहिए और फिर उसी हिसाब से सूटेबल कैंडिडेट सिलेक्ट करने होते हैं। अब समझते हैं स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। 1. फाइंडिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग का पहला काम है केपेबल और सूटेबल एम्प्लॉइज ढूंढना। अगर रॉन्ग पर्सन हायर हो जाए तो पूरा काम अफेक्ट हो सकता है। 2. इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जब सही व्यक्ति को सही काम मिलता है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर होती है। इससे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। 3. ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंट एम्प्लॉइज सिर्फ अपना काम नहीं करते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डिफिकल्ट सिचुएशंस में सर्वाइवल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। 4. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि ना तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हो, ओवरमैनिंग, और ना ही कम, अंडर स्टाफिंग। इससे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। 5. जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टाफिंग में प्रॉपर सैलरी, रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन भी शामिल होते हैं। इससे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं और उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब समझते हैं स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम के बीच कनेक्शन। स्टाफिंग एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट प्रोसेस है। जब इस प्रोसेस को प्रॉपर्ली प्लान, ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाता है तो उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम कहते हैं। यानी स्टाफिंग एक्चुअली एचआरएम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एचआरएम के अंडर आने वाली मेन एक्टिविटीज: रिक्रूटमेंट, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सर्च और अट्रैक्ट करना; जॉब एनालिसिस, हर जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना; कॉम्पेंसेशन एंड इंसेंटिव्स, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स और पे स्ट्रक्चर डिसाइड करना; ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज की स्किल्स इंप्रूव करना और उन्हें ग्रो करना; लेबर रिलेशंस, कंपनी और वर्कर्स के बीच हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना; ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स हैंडलिंग, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली रिजॉल्व करना; सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, एम्प्लॉयज की सेफ्टी, बेनिफिट्स और वेलबीइंग का ध्यान रखना; लीगल कंप्लायंस और डिफेंस, लेबर लॉज फॉलो करना और लीगल इश्यूज से बचना। अब सवाल आता है कि ये सारी एक्टिविटीज कौन हैंडल करता है? 1. एचआर डिपार्टमेंट। ये एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जिसमें ट्रेन्ड एचआर मैनेजर्स होते हैं। इनका मेन काम स्टाफिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हैंडल करना होता है, जैसे रिक्रूटमेंट, ग्रीवियंसेस हैंडलिंग और वर्कफोर्स प्लानिंग। 2. एवरी मैनेजर। स्टाफिंग सिर्फ एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर मैनेजर की भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स मैनेजर हैं तो आपको ही पता होगा कि आपकी टीम को किस टाइप के एम्प्लॉइज चाहिए, उनकी स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए। एचआर कैंडिडेट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में मैनेजर की इनपुट इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अब हम स्टाफिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। जैसे किसी काम को सही तरीके से करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे ही सही एम्प्लॉइज लाने के लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। 1. एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले एनालाइज करती है कि उसे कितने और किस टाइप के एम्प्लॉइज चाहिए। इसमें 2 तरह का एनालिसिस होता है। रिक्वायर्ड मैन पावर एनालिसिस, फ्यूचर नीड्स को देखकर डिसाइड करना कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक्सपेंशन या न्यू प्रोजेक्ट्स। एग्जिस्टिंग मैन पावर एनालिसिस, करंट एम्प्लॉइज की संख्या, स्किल्स और कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट करना। इन दोनों का मेन गोल है बैलेंस बनाना और ऑप्टिमाइज्ड वर्कफोर्स तैयार करना। अगर एम्प्लॉइज कम है, अंडर स्टाफिंग यानी नए लोगों की जरूरत। अगर एम्प्लॉइज ज्यादा है, ओवर स्टाफिंग यानी एडजस्टमेंट या रिडक्शन की जरूरत। 2. रिक्रूटमेंट। जब वैकेंसीज क्लियर हो जाती हैं, तब अगला स्टेप है रिक्रूटमेंट। इसका मतलब है कैंडिडेट्स को सर्च करना, उन्हें जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट और कन्विंस करना। इसका रिजल्ट होता है एक पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स यानी पोटेंशियल एप्लीकेंट्स का ग्रुप तैयार हो जाता है। 3. सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में कई लोग आते हैं, लेकिन सिलेक्शन में बेस्ट को चूज किया जाता है। इस प्रोसेस में टेस्ट्स और इंटरव्यूज होते हैं और सबसे कॉम्पिटेंट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। सिंपल लॉजिक, मोस्ट कॉम्पिटेंट, बेटर एफिशिएंसी। 4. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट, सिलेक्टेड कैंडिडेट को उसकी स्किल्स के अनुसार सही जॉब पोजीशन पर असाइन करना।
ओरिएंटेशन यानी इंडक्शन, न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस कराना, जैसे रूल्स, पॉलिसीज, टीम मेंबर्स और वर्क कल्चर। अब हम स्टाफिंग प्रोसेस के रिमेनिंग स्टेप्स को क्लियर और सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के बाद प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। 5. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉय ज्वाइन करने के बाद उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना जरूरी होता है। ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को करंट जॉब के लिए बेटर बनाना, यानी उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स और नॉलेज को अपग्रेड करना। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को फ्यूचर रोल्स और हायर पोजीशंस के लिए प्रिपेयर करना। ओवरऑल गोल, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ, ताकि एम्प्लॉय प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इफेक्टिव रहे। 6. परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस स्टेप में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है। वर्क को सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर फ्यूचर डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज आदि। 7. प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन, गुड परफॉर्मेंस पर एम्प्लॉय को हायर पोजीशन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट, करियर प्लानिंग, एम्प्लॉय के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान बनाना, यानी फ्यूचर रोल्स, गोल्स, स्किल्स डेवलपमेंट। साथ में कंपनी बेनिफिट्स भी देती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस। 8. कंपनसेशन, एम्प्लॉय को उसके काम के बदले रिवॉर्ड देना। डायरेक्ट पेमेंट्स, सैलरी, वेजेस। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जैसे बोनस, इंसेंटिव्स, कमीशन, पर्क्स। कंपनसेशन का मेन पर्पस है मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन बढ़ाना। जब एम्प्लॉय को फेयर पे और बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। अब हम रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज को शॉर्ट, क्लियर और सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब है कैंडिडेट्स को ढूंढना और उन्हें अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करना। इसके दो मेन सोर्सेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ हम इंटरनल सोर्सेस पर फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब है कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से ही वैकेंसीज फिल करना। मेन मेथड्स, प्रमोशन, एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हायर पोजीशन देना, साथ में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पे। ट्रांसफर, एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट या लोकेशन से दूसरे में शिफ्ट करना ताकि वर्कलोड बैलेंस हो सके। मेरिट्स, एडवांटेजेस। 1. मोटिवेशन बूस्ट, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज होने से एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड और कमिटेड रहते हैं। 2. कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सटर्नल हायरिंग की तुलना में चीपर होता है, नो एडवर्टाइजमेंट, लेस हायरिंग कॉस्ट। 3. नोन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की स्किल्स, एटीट्यूड और परफॉर्मेंस पहले से नोन होती है, इसलिए सिलेक्शन इजी और रिलायबल होता है। 4. नो नीड फॉर इंडक्शन, एम्प्लॉय ऑलरेडी कंपनी के एनवायरनमेंट से फेमिलियर होता है, इसलिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत कम पड़ती है। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस। 1. लेथर्जी रिस्क, टाइम बाउंड प्रमोशन से एम्प्लॉयज लेजी हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है प्रमोशन तो मिल ही जाएगा। 2. नो न्यू टैलेंट, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स न लेने से न्यू आइडियाज और फ्रेश थिंकिंग की कमी हो जाती है। 3. रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी इन ट्रांसफर्स, बार बार ट्रांसफर से एम्प्लॉय को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जिससे एफिशिएंसी टेम्पररी कम हो सकती है। 4. नॉट सूटेबल फॉर न्यू कंपनीज, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ही नहीं होते, इसलिए इंटरनल सोर्स पॉसिबल नहीं होता। अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को समझते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है कंपनी के बाहर से न्यू कैंडिडेट्स को हायर करना। ये नए टैलेंट, फ्रेश आइडियाज और वाइडर चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं। मेन एक्सटर्नल सोर्सेज। 1. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट रन सिस्टम होता है, जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों जॉब्स के लिए यूजफुल। लिमिटेशन, रिकॉर्ड्स अक्सर आउटडेटेड होते हैं जिससे अनसूटेबल कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। 2. प्लेसमेंट एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज कंपनीज और कैंडिडेट्स के बीच मैच बनाती हैं। लार्ज डेटाबेस होता है डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए, सर्विस के लिए फी चार्ज करती हैं। 3. कैंपस रिक्रूटमेंट, कंपनीज कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाकर फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर करती हैं। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट फील्ड्स में बहुत कॉमन है। बेनिफिट, कंपनीज को फ्रेश टैलेंट मिलता है, स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी। 4. एम्प्लॉय रेफरल्स रिकमेंडेशन, करंट एम्प्लॉयज अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को रेकमेंड करते हैं। एडवांटेज, कैंडिडेट की बैकग्राउंड और कैपेबिलिटी रिलायबल होती है। 5. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए यूजफुल है, जल्दी मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। रिस्क, कॉन्ट्रैक्टर के जाने पर वर्कर्स भी जा सकते हैं। 6. एडवर्टाइजिंग, टीवी मीडिया, वैकेंसीज को टीवी या अदर मीडिया पर एडवर्टाइज किया जाता है। एडवांटेज, वाइड रीच, बहुत लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। 7. वेब पब्लिशिंग, जॉब पोर्टल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे naukri.com और इंडीड, कंपनीज जॉब डिटेल्स पोस्ट करती हैं, कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। एडवांटेज, ग्लोबल एक्सेस और फास्ट प्रोसेस होता है। अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स और डीमेरिट्स और फिर रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन का क्लियर डिफरेंस समझते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज, मेरिट्स या एडवांटेजेस। 1. क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सनल,
बाहर से ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। 2. वाइडर चॉइस, कैंडिडेट्स की बड़ी पूल मिलती है जिससे बेटर सिलेक्शन पॉसिबल होता है। 3. फ्रेश टैलेंट एंड आइडियाज, न्यू एम्प्लॉयज के साथ नई सोच, क्रिएटिविटी और इनोवेशन आता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज डीमेरिट्स। 1. डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, एक्सटर्नल हायरिंग से इंटरनल एम्प्लॉयज को लग सकता है कि उनकी प्रमोशन चांसेस कम हो गई हैं। 2. कॉस्टली प्रोसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, इंटरव्यूज, स्क्रीनिंग आदि में एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। 3. टाइम कंज्यूमिंग, पूरी हायरिंग प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। 1. मीनिंग, रिक्रूटमेंट, कैंडिडेट्स को सर्च और अट्रैक्ट करना, पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन, बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना, नेगेटिव प्रोसेस, रिजेक्शन इन्वॉल्व होता है। 2. सीक्वेंस, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप, सिलेक्शन, स्टाफिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप, रिक्रूटमेंट के बाद। 3. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रिक्रूटमेंट, कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सिलेक्शन, सिलेक्टेड कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, सैलरी, टर्म्स, जॉइनिंग डिटेल्स। 4. कैरेक्टरिस्टिक, रिक्रूटमेंट, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, सिलेक्शन, ओनली मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को चूज करना। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप्स। 1. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये इनिशियल फिल्टरिंग होती है। जो कैंडिडेट्स बेसिक एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, स्किल्स पूरी नहीं करते उन्हें यहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है। टाइम और कॉस्ट दोनों बचते हैं। 2. सिलेक्शन टेस्ट्स, कैंडिडेट्स की डिफरेंट एबिलिटीज को चेक करने के लिए टेस्ट्स लिए जाते हैं। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ मेजर करना। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, लर्निंग एबिलिटी चेक करना। तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट, बिहेवियर और एटीट्यूड समझना। चौथा ट्रेड टेस्ट, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स चेक करना। पांचवा इंटरेस्ट टेस्ट, कैंडिडेट की प्रेफरेंसेस जानना। 3. पर्सनल इंटरव्यू, ये फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है। कैंडिडेट की सूटेबिलिटी इवैल्यूएट की जाती है, सैलरी, जॉब रोल, वर्किंग कंडीशंस डिस्कस होते हैं। 4. बैकग्राउंड चेक्स, कैंडिडेट द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाती है, रेफरेंसेस, टीचर, प्रीवियस एम्प्लॉयर आदि से कांटेक्ट किया जाता है, ऑथेंटिसिटी कंफर्म की जाती है। 5. सिलेक्शन डिसीजन, टेस्ट्स, इंटरव्यू और वेरिफिकेशन के बेसिस पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है। 6. मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट की फिजिकल और मेंटल फिटनेस चेक की जाती है, ओनली फिट कैंडिडेट को आगे बढ़ाया जाता है। 7. जॉब ऑफर, अपॉइंटमेंट लेटर, सिलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब ऑफर दिया जाता है, इसमें डिटेल्स होती है, जॉब रोल, सैलरी, जॉइनिंग डेट, टर्म्स एंड कंडीशंस। 8. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैंडिडेट जॉब एक्सेप्ट करने के बाद फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी और एम्प्लॉय के बीच ऑफिशियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। अब हम ट्रेनिंग को समझते हैं। ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉयज की स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज को इम्प्रूव करना ताकि वे अपनी जॉब को मोर इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बेनिफिट देता है। बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग से स्किल्स बढ़ती हैं जिससे प्रमोशन और करियर ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। हायर अर्निंग्स, स्किल्ड एम्प्लॉय की वैल्यू बढ़ती है इसलिए वो ज्यादा सैलरी अर्न कर सकता है। लेस एक्सीडेंट प्रोन, प्रॉपर ट्रेनिंग से मशीन्स और टूल्स को सेफली हैंडल करना आता है जिससे एक्सीडेंट्स कम होते हैं। हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉलेज और स्किल्स बढ़ने से कॉन्फिडेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है। बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, लेस वेस्टेज, ट्रेन्ड एम्प्लॉयज कम मिस्टेक्स करते हैं जिससे टाइम और रिसोर्सेज की बचत होती है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स, एफिशिएंसी बढ़ने से आउटपुट बढ़ता है जिससे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं। बेटर मैनेजरियल एफिशिएंसी, ट्रेनिंग मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करती है। अडैप्टेशन टू चेंज, नई टेक्नोलॉजी और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना आसान हो जाता है। अब हम ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन का क्लियर और सिस्टमैटिक कंपैरिजन समझते हैं। ट्रेनिंग मीनिंग, स्पेसिफिक जॉब के लिए स्किल्स और एबिलिटीज को इंप्रूव करना। स्कोप नैरो, जॉब स्पेसिफिक, फोकस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और कॉर्पोरेट टारगेट्स अचीव करना। नेचर शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल, एग्जाम्पल न्यू सॉफ्टवेयर या मशीन चलाने की ट्रेनिंग। एजुकेशन मीनिंग ओवरऑल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। स्कोप वाइड, जनरल डेवलपमेंट, फोकस पर्सनल ग्रोथ और इंडिविजुअल गोल्स। नेचर लॉन्ग टर्म थियोरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल, एग्जाम्पल स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, जनरल लर्निंग। डेवलपमेंट मीनिंग स्किल्स और एबिलिटीज को एनहांस करना फॉर फ्यूचर ग्रोथ। स्कोप ब्रॉडर देन ट्रेनिंग, career oriented, focus entire career growth, future responsibilities. Nature long term growth focused, example leadership skills, managerial development. अब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को समझते हैं।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है वर्क प्लेस पर एक्चुअल जॉब करते हुए ट्रेनिंग देना। लर्निंग बाय डूइंग इसका कोर आइडिया है। मेन मेथड्स 1. अप्रेंटिसशिप, लॉन्ग टर्म स्किल सीखने के लिए यूज होता है। ट्रेनी को एक्सपर्ट या मास्टर वर्कर के अंडर रखा जाता है। प्री डिफाइंड पीरियड तक लर्निंग होती है। धीरे धीरे ट्रेनी सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, क्राफ्ट्स वर्क। 2. कोचिंग, सीनियर या सुपरवाइजर जूनियर एम्प्लॉय को गाइड करता है। कंटिन्यूअस सपोर्ट और फीडबैक मिलता है। गोल, एम्प्लॉय को इम्प्रूव करना और हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर करना। 3. इंटर्नशिप ट्रेनिंग, कॉलेज स्टूडेंट्स को कंपनीज में इंटर्न्स के रूप में रखा जाता है। रियल वर्क एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। फिक्स्ड पीरियड के लिए ट्रेनिंग होती है। बेनिफिट, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस, कंपनी को पोटेंशियल एम्प्लॉइज। 4. जॉब रोटेशन, एम्प्लॉय को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या जॉब्स में रोटेट किया जाता है। बेनिफिट्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज मिलता है। बोर्डम कम होता है। डिपार्टमेंट्स के इंटरकनेक्शन को समझता है। मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय बनता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड समझते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है एक्चुअल वर्क प्लेस से हटकर अलग एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग देना। इसका फोकस होता है लर्निंग पर, बिना वर्क प्रेशर के। मेन मेथड्स 1. क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेडिशनल मेथड है। एम्प्लॉयज को क्लासरूम में थ्योरी, रूल्स, प्रोसीजर सिखाए जाते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कशन और इंटरैक्शन भी होता है। 2. फिल्म्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए शॉर्ट फिल्म्स या वीडियोस यूज होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड स्किल्स के लिए इफेक्टिव। 3. केस स्टडी, रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। एम्प्लॉयज से सॉल्यूशंस मांगे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। 4. कंप्यूटर मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर के थ्रू रियल सिचुएशन सिम्युलेट की जाती है। रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। 5. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सेपरेट ट्रेनिंग एरिया में डमी मशीन्स या मॉडल्स यूज होते हैं। पहले प्रैक्टिस, फिर एक्चुअल मशीन्स पर काम। रिस्क कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 6. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इन सीक्वेंस, सेल्फ बेस्ड लर्निंग यानी अपनी स्पीड से सीखना। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही बेस्ट विजुअल्स के साथ पढ़ाई करने के लिए सब्सक्राइब टू अनुज कॉमर्स क्लासेस।